कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, और मैंने ही आपको बताया था कि व्हाट इज एन ऑडिट, कि एक ऑडिट क्या है। हमने ऑडिट के बारे में पढ़ा था दैट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बातें बंद, रिवीजन चल रहा है, डोंट सेलिब्रेट योर पेपर हियर प्लीज। नाउ हम बात कर रहे हैं दैट ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेटा, रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन देम। तो हमने कहा था कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, डेटा का, रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बनी हुई हो या चाहे वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी हुई हो। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये हमारा ऑडिट की डेफिनेशन थी। इस ऑडिट की डेफिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर आता था दैट देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑडिटर की होना बहुत जरूरी है, और हमने ये इंडिपेंडेंस को बहुत अलग अलग तरीकों से इंश्योर किया। कंपनीज एक्ट में भी हमने इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया था। तो उस तरीके से इंडिपेंडेंस एक इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है। तो व्हाट इज एन ऑडिट? तो ऑडिट बहुत क्लियर है, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट टू form and express an opinion that whether they are giving true and fair view or not. That is the first thing which we know as what is audit. जल्दी से हम दूसरी बात पर आए, what is objective of auditor? तो objective of auditor का मतलब होता है, हमने सबने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में पढ़ा था, to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. याद आया? सो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वेदर दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये पुरानी कहावत थी, इसको बदल के हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये नोट्स जो आपको दिए गए हैं ये आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए है, रिवीजन के लिए नहीं है। ये 50 पेजेस आपको हेल्प करेंगे अगले 2 दिन। जब आपको 25-30 मिनट में रिवीजन करना हो, आप ये 50 पेज पढ़ लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। आखिरी तक आपके साथ है। सिर्फ 50 पेज ही पढ़ के जाऊंगा ये मत कर लेना, नहीं तो डिजास्टर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता था हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते क्योंकि ऑडिट की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है। ऑडिटर कभी भी नहीं देता, हाँ, ऑडिटर नहीं देता एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सो ऑडिटर नेवर गिव्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ही ऑलवेज गिव्स रीजनेबल एश्योरेंस। दैट इज ओके। नाउ इसके बाद हमने बोला था कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट तो ये हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में ऑडिटर जो रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, इस रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्रेस भी करता है इन फॉर्म ऑफ हिज ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपको याद आए तो हमने ऑडिट प्रोसीजर बनाई थी, ऑडिट प्रोसेस पढ़ी थी। ऑडिट प्रोसेस के अंदर सबसे आखिरी पॉइंट जो आता था दैट वाज ऑडिट रिपोर्ट। याद आया? ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? सर ऑडिट रिपोर्ट में होता है स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन कहां से आता है? जब हमारे पास होते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स कहां से आते हैं? जब हमारे पास होते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहां से आते हैं? जब हम लगाते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स हमें कहां से मिलती हैं? जब हम करते हैं ऑडिट प्लानिंग।
ऑडिट प्लानिंग करने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, नॉलेज ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट देखना होता है। और तीसरा, हमें रिस्क असेसमेंट करना होता है। तब जाकर हम प्लानिंग कर पाते हैं, और ये तीनों हम तब करते हैं जब हमारा अपॉइंटमेंट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होते ही हम सबसे पहले नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिस्क कितनी है। इन तीनों को डिसाइड करने के बाद हम बनाते हैं ऑडिट प्लान। प्लान के बाद हमारी बनती है प्रोसीजर। प्रोसीजर हम लगाते हैं तो हमको मिलते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से हमको मिलते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन से हम बनाते हैं ओपिनियन, और ओपिनियन से बनती है ऑडिट रिपोर्ट। ये एक पूरी प्रोसेस ऑडिट रिपोर्ट की है। अब हम शुरू करते हैं कि जैसे ही हमको ऑडिट करना होता है, तो हम ऑडिट करने के लिए, ऑडिट इज वन ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट। मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी सबसे शुरुआत में कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 तरीके की सर्विस देता है, एक एश्योरेंस सर्विस और एक अदर सर्विसेज। Practicing chartered accountant can give 2 kind of services. One is known as assurance services, one is known as other services. Assurance services हम किसको कहते हैं? तो हमने देखा था कि जब भी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी एक सब्जेक्ट मैटर को तैयार करती है जिसको यूज करने वाला कोई इंटेंडेड यूजर होता है, तो वो इंटेंडेड यूजर चाहता है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस सब्जेक्ट मैटर को एक प्रैक्टिशनर से इवैल्यूएट करवाए, और प्रैक्टिशनर उसके ऊपर अपना एक कंक्लूजन दे दे, और इस कंक्लूजन से इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट मैटर पर बढ़ जाए। याद आया? रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर बनाती है, वो प्रैक्टिशनर को देती है, प्रैक्टिशनर उसे गिवन क्राइटेरिया के अगेंस्ट में इवैल्यूएट करता है, इवैल्यूएट करने के बाद कंक्लूजन देता है, और कंक्लूजन जब इंटेंडेड यूजर के पास जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। किसमें? हिज कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस इन द सब्जेक्ट मैटर। अनिल, सबको फोटोकॉपी मिल जाए प्लीज, आप इंश्योर करना। नाउ दिस इज कॉल्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें 3 लोग हैं, एक प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक इंटेंडेड यूजर। अब ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है ये 2 टाइप का होता है, एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, एक अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जब हम जाते हैं देखने के लिए कि अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, तो हमें पता चलता है 2 टाइप का होता है। इसमें एक होता है जिसमें हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, और एक होता है जिसमें हम मॉडरेट अश्योरेंस देते हैं। भगवान की दया से मॉडरेट अश्योरेंस वाला हमारे कोर्स में नहीं है, उसे हम कहते हैं रिव्यू। लेकिन रीजनेबल अश्योरेंस वाले अश्योरेंस एंगेजमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑडिट। यानी ऑडिट की दूसरी डेफिनेशन यह है कि ऑडिट एक ऐसा अश्योरेंस एंगेजमेंट है जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अश्योरेंस एंगेजमेंट है, और जिसमें हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। सो व्हाट इज एन ऑडिट? अगर ऑडिट की नई डेफिनेशन देखी जाए तो ऑडिट की नई डेफिनेशन बहुत क्लियर थी, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में ही क्लियर थी कि ऑडिट क्या है। तो ये एक ऐसा अश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसमें रीजनेबल अश्योरेंस दिया जाता है, वो भी किस पर? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हम और क्या क्या करते हैं, तो हमने कहा जब आप ऑडिट करते हो तो आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हो और एक रीजनेबल अश्योरेंस देते हो। और रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन इसी का एक छोटा भाई होता है, दैट इज कॉल्ड रिव्यू। रिव्यू भी आप किसका करते हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही करते हो, लेकिन इसमें आप देते हो मॉडरेट एश्योरेंस। मॉडरेट एश्योरेंस का मतलब होता है मॉडरेट बट नॉट हाई एश्योरेंस।
इसके बाद हमने देखा था एक होता है अश्योरेंस एंगेजमेंट, जो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अश्योरेंस को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल अश्योरेंस, जिसे हमने कहा कि आप यहां भी मॉडरेट अश्योरेंस देते हैं, और मॉडरेट अश्योरेंस देने के बावजूद हम इसे क्या कहते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट। देखिए, इसे हमने कहा ऑडिट, इसे हमने कहा रिव्यू, इसे हमने कहा अश्योरेंस एंगेजमेंट, और जो ये तीनों नहीं होते हम उन्हें रिलेटेड सर्विसेज कहते हैं, जिसमें कोई अश्योरेंस नहीं दिया जाता। रिलेटेड सर्विसेज में हम कभी कोई अश्योरेंस नहीं देते। अब ऑडिट करने के लिए इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं एसएज, रिव्यू करने के लिए इशू किए हैं एसआरईज, अश्योरेंस के लिए किए हैं एसएईज, और रिलेटेड सर्विसेज के लिए किए हैं एसआरएसएस, और इन सब में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए किया है क्वालिटी कंट्रोल। और इन पांचों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, जो 4 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। What do you mean by engagement standards? So engagement standards मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा विभिन्न सर्विसेज के लिए इशू किए गए विभिन्न स्टैंडर्ड्स क्या कहलाते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। अलग अलग टाइप की सर्विसेज के लिए अलग अलग होते हैं। ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, अश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विस के लिए स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एसक्यूसी। और इन पांचों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं हमारे कोर्स में सिर्फ कौन से हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब शुरू करते हैं पहला फेज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में सबसे पहले हमने देखा था कि स्टैंडर्ड्स को उन्होंने बांट के रखा हुआ है अलग अलग सीरीज में, और आप सब मेरे साथ रिवीजन करेंगे उन सीरीज का। सबसे पहली सीरीज को उन्होंने एक सब्जेक्ट मैटर दिया, और वो दिया जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में 200 से 299 तक के स्टैंडर्ड्स लिए। दूसरी उन्होंने लिखा रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, उसके अंदर उन्होंने लिया 300 to 499। तीसरी सीरीज तो बता दो, ऑडिट एविडेंस, जिसमें लिया 500 to, उसके बाद उन्होंने लिया ऑडिट एविडेंस के बाद वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, और उसके अंदर उन्होंने लिया 600 to 699, और उसके बाद उन्होंने लिया ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट और इन कंक्लूजन के लिए लिया उन्होंने 700 to 799, और स्पेशलाइज्ड ऑडिट आपको है नहीं, अदरवाइज 800 to 899 सीरीज भी होती। अब हम शुरू करते हैं 200 सीरीज को, जो हमारी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 200 सीरीज में सबसे पहले आता है ऐसे 200, नाम सबको याद होगा, overall objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing। objective of auditing हमने पढ़ा था ध्यान से कि objective of auditing क्या था, to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, okay, so as to communicate to the users of financial statement that financial reporting framework has been complied with and communicating them in form of report। मैंने आपको बताया था कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव के 3 भाग थे। पहला भाग कि ये है क्या, व्हाट, दूसरा व्हाई, और तीसरा हाउ। और व्हाट में मैंने कहा था टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब उसके बाद मैंने कहा था ये आप कैसे पता लगाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो हमने कहा साहब ये तब पता चलेगा जब देर इज अ रीजनेबल, व्हेन देर इज अ कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ कंप्लायंस होगा तो हमें ये पता चल जाएगा। तीसरी बात, हम इसे कैसे रिपोर्ट कर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वी विल कम्युनिकेट इट थ्रू
ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो और रिपोर्ट किसके अकॉर्डिंगली बनेगी? इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। सर ऑब्जेक्टिव क्या रहा? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर free from material misstatement, thereby enabling the auditor to form an opinion that financial statements are free from material misstatement and they are complying with the financial reporting framework and communicating it in form of report in accordance with the standards on auditing. इसको हमने कहा था this is our objective. Objective of auditing के बाद अगला पार्ट हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 में आया, जिसने हम उसे कहा कि इस स्टैंडर्ड की 5 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, दूसरी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तीसरी प्रोफेशनल जजमेंट, चौथी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और पांचवी कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर भी हमारी 5 रिक्वायरमेंट निकल के आई। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सबसे पहले आई इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, जिसके अंदर हमने कहा कि ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ऑडिटर को किसी भी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्टिविटी अचीव कर पाएगा। तीसरी बात, ऑडिटर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑडिटर को सारा नॉलेज होना चाहिए, ऑडिटर मस्ट बी एक्वेंट विद ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो उससे उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस डेवलप होता है और साथ में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो इन सारी बातों से डेवलप होता है। तो हमने कहा कि प्रोफेशनल स्किल और कॉम्पिटेंस उसको यहां से मिलता है। चौथी बात हमने कही, ऑडिटर मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। ऑडिटर को अपनी ऑडिट के दौरान प्राप्त की गई जितनी भी सूचनाएं हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करना है किसी को भी, जब तक कि ऐसा करना 3 कारण, क्लाइंट ने अलाउ नहीं किया हो, ऐसा करना आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी ना हो, ऐसा करना आपकी लीगल ड्यूटी ना हो। अगर ये तीनों चीजें ना हो तो आपको कोई भी चीज डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज डन इन कॉन्फिडेंशियलिटी। चौथी बात आई कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद, तो पहली बात थी आपकी इंटीग्रिटी, दूसरी बात थी आपकी ऑब्जेक्टिविटी, तीसरी बात थी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, चौथी बात थी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और पांचवी बात जो आई थी दैट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। कभी भी आपका बिहेवियर जो है वो प्रोफेशनल जजमेंट के अलावा नहीं होगा। यू शुड नॉट बी इमोशनल। कोई क्लाइंट आया और उसने कहा आपने इतने सालों से मेरा ऑडिट किया, इस बार बिना ऑडिट किए ही रिपोर्ट दे दो और हम दे दें, तो इट इज नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर। कोई क्लाइंट आया और उसने कहा कि सर आप है ना कम फीस पे ऑडिट कर दो, तो कम फीस पे ऑडिट कर दो तो काम भी कम कर लो। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर। वन हैज टू बी वेरी क्लियर वेदर दिट इज प्रोफेशनल बिहेवियर और नॉट। ये थे इथिकल रिक्वायरमेंट्स। इथिकल रिक्वायरमेंट्स के बाद उन्होंने दूसरी रिक्वायरमेंट दी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? तो हमने देखा था इट इज एन एटीट्यूड ऑफ एन ऑडिटर। ये ऑडिटर का एक एटीट्यूड होता है जो उसको अलर्ट बनाए रखता है उन सारी सूचनाओं के लिए जो उसको मिलती हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिटर को कोई भी डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं ले लेना चाहिए जैसे कि वो टेक इट फॉर ग्रांटेड हो। उसको इस बात का हमेशा भान रहना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन उस तक पहुंच रहे हैं हो सकता है कि उनमें कोई मिस स्टेटमेंट हो। ऐसा ना हो कि अपेरेंटली कोई मिस स्टेटमेंट पकड़ में इसने आने से छूट जाए, तो इसे हम कहते हैं एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसके बाद एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म देखने के बाद हम आगे बढ़े और उसके बाद हमने लिया प्रोफेशनल जजमेंट। और प्रोफेशनल जजमेंट में हमने जब देखा तो हमको पाया कि प्रोफेशनल जजमेंट इज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपनी स्किल, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, इथिकल स्टैंडर्ड, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की सहायता से कोई भी निर्णय लेता है तो हम उसे प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। ये हमारी प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन थी। और ऑडिटर को पल पल पे प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ते हैं, ये हमने आगे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी देखा था। चाहे वो मटेरियल या इमटेरियल का डिसीजन हो, चाहे वो ऑडिट रिस्क है या नहीं इसका डिसीजन हो, चाहे मैं क्वालिफिकेशन दूं या ना दूं उसका डिसीजन है, चाहे मैं इंटरनल ऑडिट पे भरोसा करूं या ना करूं उसका डिसीजन है, चाहे मैं एक्सपर्ट के वर्क को यूज करूं या ना करूं उसका डिसीजन है। हर पल डिसीजन ऑडिटर को लेना होते हैं एंड दैट इज नोन एज प्रोफेशनल जजमेंट। उसके बाद आया था
कि ऑडिटर को अगर अपनी ऑडिट रिस्क को कम करना है तो ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए। ऐसे 200 ने साफ तौर पर कह दिया ऑडिटर शुड रिड्यूस हिज ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, ही मस्ट ऑब्टेन दैट मच ऑडिट एविडेंस सो एज टू रिड्यूस हिज ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिटर अपने एक्सेप्टेबली लो लेवल तक अपने रिस्क को ले जाए, इस हिसाब से ऑडिटर को क्या करना चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए। जहां आप सबको मालूम है कि सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटम, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी। सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बैलेंस बनाकर ऑडिटर को जाना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती है ऐसे 500 में अपन फिर देखेंगे। फिर आया ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करना ही चाहिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई न कर पाए। अगर वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई नहीं कर पाता है तो उसे ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई नहीं कर पाया है। ये थी 5 रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 की। और आखिरी में उन्होंने आकर के बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो कर ले, उसके बावजूद कोई फ्रॉड एंड एरर पकड़ में आने से छूट जाए। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम ऑडिट रिस्क को एब्सोल्युटली जीरो कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या ऑडिटर के ऑडिट हो जाने के बाद अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलता है तो क्या ये इस बात का सबूत है कि ऑडिटर ने ऑडिट ढंग से नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे लिमिटेशंस जिनको हम दूर नहीं कर सकते। इनहेरेंट लिमिटेशन अगर हम देखने जाएं तो देयर आर 3 इनहेरेंट लिमिटेशन एसोसिएटेड विद ऑडिट। पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और तीसरा, टाइम एंड कॉस्ट। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो, एक मिनट, हम थे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पे, और मैं पढ़ा रहा था कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या होती है। और मैंने आपको बताया कि इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब होता है ऐसी लिमिटेशन जिनको दूर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आती है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने देखा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, रिवैल्यूएशन इन्वॉल्व होता है, वैल्यूएशन इन्वॉल्व होता है, यूजफुल लाइफ इन्वॉल्व होती है, रेसिडुअल वैल्यू इन्वॉल्व होती है। जब इतनी सारी चीजें अगर अकाउंटिंग में होती हैं तो कहीं ना कहीं अंदाजे पे अकाउंटिंग होती है। और जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन इन्वॉल्व हो जाता है। और जब मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर रिस्क हो जाती है कि यहां मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। इसलिए नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसके कारण मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऑडिटर के पकड़ में ना आए, ये भी हो सकता है। दूसरा, हमारी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो है वो इन्वेस्टिगेटिव नहीं है। हमारी नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर ये है कि हम प्री इंटीमेट करके प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स नहीं होते कि हम कहीं भी रात बिरात जाकर के रेड डाल दें और वहां से इंफॉर्मेशन ले लें। दूसरी बात, हमारे पास इंट्रोगेटरी पावर नहीं होती कि किसी को भी इंट्रोगेट करके हम देख लें कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। इस कारण हमारी और तीसरी बात, हमारी ऑडिट प्रोसीजर जो है चूंकि इन्वेस्टिगेटिव नहीं होती और पावरलेस होती हैं, जिनके अंदर हम प्लान्ड प्रोसीजर में जाते हैं, सरप्राइज एलिमेंट बहुत कम होता है, जिसके कारण सामने वाले बंदे के पास ये मौका मिल जाता है कि हो सकता है कोई फ्रॉड या एरर को वो प्लान कर दे। तो इसे हम कहते हैं कि देयर इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोसीजर। और हमें ज्यादा से ज्यादा एविडेंस जो है वो परसुएसिव नेचर के मिलते हैं रादर देन कंक्लूसिव। यानी वो सारे एविडेंस इस तरीके के होते हैं जो हमको इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि आप मान जाओ ऑडिटर ये सही है। सो परसुएसिव एविडेंस के नेचर ऑडिट एविडेंस ज्यादा होते हैं रादर देन कंक्लूसिव। और उसके बाद हमने देखा कि टेस्ट चेक हम लगाते हैं, 100% चेकिंग हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम 100% चेकिंग ही नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि वहां पे मिस स्टेटमेंट पकड़ में आने से छूट जाए। इनहेरेंट लिमिटेशन होती है 3, पहला फाइनेंशियल नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और तीसरा कॉस्ट एंड टाइम। अब आते हैं तीसरी पे, हमारे पास लिमिटेड टाइम लेता है, उस लिमिटेड टाइम में हमको परफॉर्म करना होता है और हमें जो फीस मिलती है उसके रिस्पेक्ट में हम इनपुट डालते हैं।
हम लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए ऑडिट खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑडिट करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और साथ में हमें जो फीस मिलती है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कॉस्ट बिठा के देखें तो ज्यादा रिसोर्सेज के लिए हमको ज्यादा कॉस्ट लगती है। इन दैट केस हमारा लिमिटेशन है कि हम कॉस्ट और फीस के बीच में लिमिटेशन बिठाकर हम ऑडिट करते हैं, इसलिए हो सकता है देर में भी मिस स्टेटमेंट जो पकड़ में आने से छूट जाए। एक मिनट, इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण अगर कोई मिस स्टेटमेंट पकड़ में आने से छूटा है तो ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर इनहेरेंट लिमिटेशन के अलावा कुछ है तो देर इज अ प्रॉब्लम। ये था स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, overall objectives of an independent auditor and conduct of audit in accordance with the standards on auditing। ऐसे 220 जो था स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड, जिसमें फर्म के अंदर हमको देखना होता है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखा जाए। जब हम एक फर्म के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करते वक्त हम किस तरीके से मेंटेन रखें, उसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 220 आ गया, एंड दैट 220 इज नोन एज व्हाट, क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 220 को मैंने पहले 210 से इसलिए लिया क्योंकि वो भी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस और इन सब की बात करता है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन होगी सर? क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए आपको इंडिपेंडेंस रखनी पड़ेगी, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए आपको इंटीग्रिटी रखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंस रखनी पड़ेगी, इथिकल रिक्वायरमेंट्स रखनी पड़ेगी। और 3 पिलर क्वालिटी कंट्रोल के मैंने आपको बताए थे, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। 3 चीजें बताई थी। एक आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको सुपरवाइज करना पड़ता है, फिर उनके काम को आपको रिव्यू करना पड़ता है। जिस भी ऑडिट स्टाफ को आप भेजोगे उसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट होने के बाद उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना जरूरी है। जब तक आप प्रॉपर डायरेक्शन देकर उसको नहीं भेजोगे तब तक वो काम ढंग से नहीं कर पाएगा, और उसके काम करने के बाद उसके काम को रिव्यू करना भी जरूरी है। सो देयर आर 3 पिलर्स इन द क्वालिटी कंट्रोल। पहला डायरेक्शन, दूसरा सुपरविजन, तीसरा रिव्यू, और चौथा कंट्रोल ओवर द होल प्रोसेस ऑफ ऑडिट, जो आपको करना पड़ेगा। बस इतना सा 220 था जो 200 के साथ मैच था, आपको वहां तक देखना है। हियर कम्स 210 जिसका नाम था एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 210 में मैंने कहा था जब भी एक ऑडिटर के पास ऑडिट आता है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर को 2 काम करना होते हैं, ये ऑडिटर की ड्यूटी होती है। पहली ड्यूटी थी ही शुड चेक वेदर preconditions to an audit are available or not, और दूसरी there is a common understanding between auditor and auditee regarding the terms of audit engagement। ऐसे 210 ने हमारी ड्यूटी को 2 तरीके से बांटा था। पहली ड्यूटी है प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट। सबसे पहली बात आती है व्हाट डू वी मीन बाय प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि क्या आपको यह नॉलेज है कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, क्या आपको मालूम है कि आप शेड्यूल 3 से बैलेंस शीट आपको बनानी है। दूसरी बात, जब मैनेजमेंट ने कहा हाँ हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हमने मैनेजमेंट से फटाक से कहा कि एक्नॉलेज करके दीजिए 3 चीजें। पहला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, एक बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर इंटरनल कंट्रोल आप लगाओगे, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, आप हमें अवेलेबल करवाओगे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू योर एम्प्लॉइज, और जब जब हम आपसे कोई इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगेंगे आप हमें वो अवेलेबल कराएंगे। अगर इतनी चीजें आप कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट। और इसी प्री कंडीशन के अंदर प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट भी होता है, जिसको हमने कहा कि प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट से जो एक्सप्लेनेशन हमको लेना है वो हम देंगे, तो हम उसे कहते हैं प्रीमाइसेस टू एन ऑडिट इज अवेलेबल। अगर प्रीमाइस अवेलेबल है तो हम ऑडिट करेंगे, मतलब प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट अगर अवेलेबल नहीं हुई तो हम ऑडिट नहीं करेंगे।
इसके बाद हम आए थे कि दूसरी ड्यूटी इसी ऐसे 210 में हमारी थी, और इस ऐसे 210 की दूसरी ड्यूटी का नाम था देयर मस्ट बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी। और यहां से आता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आप किसको कहते हो। हमने कहा था अगर आपको ट्रांसपेरेंट, अगर आपको नहीं, ये स्टैंडर्ड कहता है हर ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए अपने टर्म्स एंड कंडीशन में। और फुल ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए या तो वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट में चला जाए, और अगर फॉर्मल एग्रीमेंट में नहीं जाता है तो वो फिर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करे। 4 नंबर में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हमने पढ़ा था कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज अ लेटर विच इज गिवन बाय ऑडिटर टू द मैनेजमेंट, जिसमें वो बताता है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी। उसके मेन कंटेंट जो होते हैं उसके में आपको याद आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टेंटेटिवली ऑडिट कब शुरू होकर कब खत्म होगा, उसकी फीस क्या रहेगी, और सबसे आखिरी चीज जो छोड़कर नहीं आना है, दैट आवर ऑब्जेक्ट ऑडिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। याद आया? गुड। इसके बाद हम और आगे बढ़े और हमने कहा कि चलो ये भी हो गया। अब हमने कहा कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर तो तैयार हो गया, क्या ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर हर साल इशू करना जरूरी है? अगर मान लीजिए एक एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ और वो अगले 5 साल तक के लिए ऑडिटर अपॉइंटेड है, तो क्या उसको हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी है? तो हमने कहा नहीं साहब, हमें हर साल ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक कि ये ना हो मैनेजमेंट ही चेंज हो जाए, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, ऑडिटर का स्कोप चेंज हो जाए, स्टैट्यूट में कोई परिवर्तन आ जाए, रिपोर्टिंग में कोई परिवर्तन आ जाए, और क्लाइंट के बिजनेस में कोई चेंज आ जाए, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल रिपोर्टिंग में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंज आ जाए, तो ही हमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर चेंज करने की जरूरत है। अदरवाइज हमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्लाइंट आकर कहता है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज कर दो, ऑडिटर क्लाइंट के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को तभी मान्य करेगा जब ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उससे उसके रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज नो चेंज कैन बी एक्सेप्टेड इन फॉर्म ऑफ एसे 210। लेट्स मूव टू एसे 230। नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसको कहते हैं? हम सब ने पढ़ा था कि 3 चीजों का वर्किंग पेपर तैयार करना डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। पहली बात, आपने कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगाई, इसका डॉक्यूमेंट, इसका वर्किंग पेपर तैयार करो। कौन कौन से एविडेंस लिए, उसका वर्किंग पेपर तैयार करो। और क्या क्या कंक्लूजन्स पर आप पहुंचे, उसका वर्किंग पेपर तैयार करो। इन तीनों का वर्किंग पेपर आपने अगर तैयार कर लिया तो हम कहते हैं कि ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। दैट इज कॉल्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना क्यों जरूरी है? तो हमने देखा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या? रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड। फिर हमने पूछा यार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने के लाभ क्या हैं? तो हमें बताया गया कि 6 लाभ हैं, उनमें से 4 जो हैं वो इंटरनल हैं और 2 जो हैं वो एक्सटर्नल हैं। उनमें से 4 जो इंटरनल लाभ थे उसमें से पहला लाभ ये था कि प्लानिंग और परफॉर्मेंस में वर्किंग पेपर काम आते हैं। ऑडिट प्लान जो है वो डॉक्यूमेंट के रूप में देना पड़ता है, चेकलिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट के रूप में देनी पड़ती है ताकि आप प्लान और परफॉर्म सही कर पाओ। आप जो क्वेरी शीट तैयार करते हो ऑडिट पर जाने के बाद और उसमें लिख कर लाते हो कि कहां क्या गलती है, उससे हमको सुपरविजन और रिव्यू में हेल्प मिलती है। तीसरा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। चौथा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टाफ होती है कि जिसने वर्किंग पेपर तैयार किया है उसके साइन उस वर्किंग पेपर पे, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। और 5वीं बात जो इंपॉर्टेंट है वहां पर वो ये कि अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, पीयर रिव्यू होता है, तो उसमें हम ये प्रूव कर पाते हैं कि हमारा सब कुछ सही है। और अगर इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड एजेंसी कर दे तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है कि हम देख पाए। तो कुल जमा 6 यूजेस डॉक्यूमेंटेशन के हैं। कौन कौन से 6? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, सुपरविजन एंड रिव्यू, फ्यूचर रेफरेंस, अकाउंटेबिलिटी, पीयर रिव्यू, काइंड ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शन एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आप सबको पता है कि ऑडिट करते समय जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि ऑडिट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाना चाहिए।
इसके बाद हमने कहा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको जो करना है वो तो आप करते जाओ, लेकिन अलग अलग फाइलों में जो डॉक्यूमेंटेशन बिखरे हुए हैं उन्हें असेंबल करना है आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट से 60 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद मैंने बोला कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है उसको प्रिजर्व करके रखना है आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स तक। 7 years और 10 years दो अलग अलग चीजें हैं। 10 years is given in the standards on auditing, 7 years is given in the standard on quality control. You can write 10 years, no problem at all. So अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हमको सेफ रखना पड़ता है फाइल्स में, क्या हम डॉक्यूमेंटेशन को अल्टर कर सकते हैं? नहीं, हम डॉक्यूमेंटेशन को अल्टर नहीं कर सकते जब तक कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 560 की रिक्वायरमेंट ना आए। उसके बाद हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने बोला किसकी प्रॉपर्टी होते हैं ये वर्किंग पेपर्स। सो वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, और ये उसके डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो किसी वो क्लाइंट को दे या ना दे। लेकिन अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने डॉक्यूमेंटेशन मांगे हैं तो पहले आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी होगी और अपनी इच्छा देखनी होगी। खाली आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, आपको क्लाइंट से परमिशन लेकर के ही वो डॉक्यूमेंट्स थर्ड पार्टी को देना होंगे, अन्यथा कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज ब्रेक हो जाएगा। दैट वाज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230, जिसको हमने कहा था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर आया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 240, नाम था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर मैंने आपको एक पूरा निबंध तैयार करवाया था कि दिस इज ओनली यू हैव टू राइट। सबसे पहले हमने देखा था कि फ्रॉड क्या होता है, तो हमने कहा था कि फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट डन बाय आइदर मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस और एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी by use of deceptive techniques to get an unjust and illegal advantage. याद आया? Fraud is an intentional act done by 4 persons. कौन कौन? Management, those charged with governance, employees and third party. किसका यूज होता है इसमें? Deceptive techniques का, to get unjust and illegal advantage। और उसके बाद unjust and illegal advantage आ जाने के बाद हमने पढ़ा कि इस फ्रॉड के दो टाइप होते हैं, एक होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट और एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में हमने पढ़ा कि एफएफआर का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन एंड फाल्सिफिकेशन। सेल्स को डबल करके दिखा देना, परचेस को डबल करके दिखा देना, सेल्स को ओमिट कर देना, परचेस को ओमिट कर देना, पहले क्रेडिट सेल बता देना, बाद में सेल्स रिटर्न बता देना। यानी कहीं भी फंड्स बिजनेस से बाहर नहीं ले जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स डिविएट करके दिखा रहे हैं। अगर आप रिजल्ट्स को डिविएट करके दिखाते हो तो हम इसको कहते हैं कि दैट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन खर्चे बढ़ाकर दिखाना तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, लेकिन जो खर्चे हुए ही नहीं उनका पेमेंट करके कैश आउटफ्लो कर देना क्या कहलाता है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। स्टॉक अगर आपने कहीं कोई मिस एप्रोप्रिएट कर दिया उसे भी क्या कहेंगे? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फिक्स एसेट का अगर मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो फ्रॉड जो है वो दो टाइप के होते हैं। सबको मालूम है हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड टाइमली करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर? मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। वो कैसे इसको करेंगे? बाय वे ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद आया? इसके बाद हमने कहा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्रॉड पकड़ना नहीं है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रीजनेबल अश्योरेंस लेना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड उसको ये इंश्योर करना है कि फ्रॉडुलेंट उसको ये इंश्योर करना है कि एफआरएफ जो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो प्रॉपरली कंप्लाई हुआ है या नहीं। इसके बाद हमने देखा कि ऑडिटर को और क्या करना चाहिए। ऑडिटर को मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट आप क्या इस साल कोई फ्रॉड हुआ है जो नोन है या सस्पेक्टेड है, हमें बता दें। उसके बाद जब हम ऑडिट कर रहे हैं अगर हमको थोड़ी सी भी शंका होती है कि यहां पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है तो हमें अपनी ऑडिट प्रोसीजर को उस एक्सटेंट तक बढ़ा देना चाहिए जहां तक या तो हमें कंफर्म हो जाए या हमें डिस्पेल हो जाए कि यहां पर फ्रॉड नहीं है। हेलो,
अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिलता है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिलता है तो उसे इमीडिएटली उस लेवल पर जाकर रिपोर्ट करना चाहिए जिस लेवल के लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। अगर एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है तो उसे मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो उसे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाना चाहिए। अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी इन्वॉल्व है तो उसे लीगल एडवाइस लेनी चाहिए कि अब कहां जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि फ्रॉड बहुत बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, मैनेजमेंट हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि हम ऑडिट ना कर पाए, तो आई क्विट भी कर सकते हैं और हम वहां से रेजिग्नेशन दे भी सकते हैं। लेकिन रेजिग्नेशन देने के लिए जो प्रोसीजर स्टैट्यूट में है वो प्रोसीजर हमको फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज गिवन इन ऐसे 240। 240 से ही हम एंटर कर जाते हैं ऐसे 450 में, और ऐसे 450 हमको आकर के बताता है to evaluate the material misstatement identified during the audit। ऐसे 450 में जाएं, evaluation of misstatement identified during the audit। जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं उस वक्त हमें अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल रहे होते हैं तो उन मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। जैसे ही ऑडिटर को मटेरियल सबसे आखिरी में करवाया था मैंने, आखिरी में जाइए, आपकी कॉपी भी है और बुक भी है। अरे मजा आ गया, आज तो सारी तैयारी के साथ आए हो आप रिवीजन करने। दैट्स गुड। मेरे को तो लगा था हाथ झुलाते हुए आ जाओगे, बोले कुछ भी नहीं है सर, बस आप तो करवा दो, पर नहीं, आप पूरी तैयारी के साथ आए हो, इस बात की बहुत खुशी है मुझको। और कॉपियां अब तक सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी बात। मुझे तो लगा था कॉपियां भी घुमा दी होंगी आपने। चलिए, सो अब आइए ऐसे 450 पर, और ऐसे 450 में हम लोग, पहले तो मुझे ये शंका थी कि आएंगे भी कि नहीं, क्योंकि जब डर जाता है ना आदमी तो उसके कुछ कर गुजरने की इच्छा खत्म हो जाती है। पर आप लोग यहाँ आए हो तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि बॉस 3 घंटे अगर इस आदमी ने खराब भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन बाकी 20 घंटे में सब निपटा लेंगे। दिस करेज इज रियली कमेंडेबल कि 3 घंटे इस आदमी ने अगर बिगाड़ भी दिए तो बाकी 20 घंटे में अपन सब सुधार लेंगे। दिस इज ग्रेट। अब हाँ, मैं यही सुनना चाहता था कि तुम में अब तक वो जुनून और वो जोश बाकी है कि नहीं, जो टीचर को हमेशा प्रेरित करता है कि वो पढ़ाए। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ यार, सुने बहुत दिन हो गए थे। नाउ ऐसे 450 दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। अगर हम इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट पे आए तो जैसे ही हमको मिसस्टेटमेंट मिलता है सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि मिसस्टेटमेंट जो है उसका मटेरियलिटी कितनी है। अगर वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो उसे एक लिस्ट में डाल दो, जिस लिस्ट का नाम हमने रखा था लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अगर वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो उसे एक लिस्ट में डाल दो जिसका नाम हमने रखा था लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। उसके बाद अगर वो मटेरियल है तो पहले ये देखो कि हमारा असेस्ड लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो था उसको उसने क्रॉस तो नहीं किया। अगर क्रॉस नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप उसका जो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर करवाना है वो करवा दो। नहीं करे मैनेजमेंट तो ऐसे 705 में जाकर रिपोर्ट कर दो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्रॉस कर दिया है तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क को कम कर सके। दिस वाज द फ्लो चार्ट विच वाज देयर फॉर SA 450। इसके बाद अगर आपके पास अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट की पूरी लिस्ट बन गई है, उस लिस्ट का टोटल लगाइए। कहीं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का टोटल मटेरियलिटी को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भी आप मैनेजमेंट से ऐसे 450 के अंदर मैनेजमेंट से ये साइन करवाइए कि जितने मिसस्टेटमेंट आपको मिले हैं ये सारे के सारे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हैं। पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने है।
उस फ्लो चार्ट में मैंने पहले क्या बताया था, मटेरियल है कि इमटेरियल, इमटेरियल तो इग्नोर करो, उसको कहां डाल दो, लिस्ट में। मटेरियल है तो फिर देखो कि मटेरियल होने के चांसेस हैं क्या अपने ROMMS में, अगर हैं तो कंटिन्यू करो ऑडिट, आपको कोई ऑडिट प्लान को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट से ऊपर चले गए तो आपको अपने ऑडिट प्लान को अमेंड करना पड़ेगा, अपनी प्रोसीजर को अमेंड करना पड़ेगा। और अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो मैनेजमेंट से कहो कि उसे सुधारे, नहीं सुधारते हैं तो क्वालिफाई कर देंगे या एडवर्स कर देंगे, और सुधार देते हैं तो अनक्वालिफाइड दे देंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के टोटल को देखो, अगर वो मटेरियलिटी क्रॉस नहीं करता है तो मैनेजमेंट से साइन करवा के रख लो कि हाँ ये मटेरियल नहीं है। कल से ये नहीं बोलना कि आप हमको बताते तो हम बताते कितना मटेरियल है। दिस वॉज ऐसे 450। कम टू ऐसे 250। 250 का नाम था कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के आ सकता है। और नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन में हमने 3 तरीके के लॉज देखे थे। एक ऐसे लॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे सेल्स टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, एक्साइज पेएबल, सेनवेट रिसीवेबल, ये सारे नॉन कंप्लायंस अगर हुए तो मटेरियल में स्टेटमेंट कहलाते हैं। कुछ नॉन कंप्लायंस ऑफ द एक्ट ऐसे होते हैं जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर जाते हैं, इसलिए हमको एक्ट के नॉन कंप्लायंस को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ एक्ट ऐसे भी होते हैं जो हेवी पेनल्टी के रूप में हमारे ऊपर लगा दिए जा सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें यह देखना होगा, क्या देखना होगा, हमें यह देखना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये जरूर इंश्योर हो जाए कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन के कारण कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए ऑडिटर की ड्यूटी डाली, ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट व्हिच आर अफेक्टिंग द मटेरियल, व्हिच आर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली। ऐसा करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी के बिजनेस को और ये देखेगा कौन कौन से प्रिंसिपल लॉज एंड प्रिंसिपल रेगुलेशंस जो हैं वो उस एंटिटी पर लागू होते हैं। दूसरा काम ऑडिटर को करना पड़ेगा, व्हाट ऑडिटर हैज टू डू इज, ऑडिटर को दूसरा काम ये करना है कि ऑडिटर को ये देखना है कि मैनेजमेंट से वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले कि कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन उनके एंटिटी पर अप्लीकेबल होते हैं। तीसरा काम ऑडिटर को अब ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी और ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय ऑडिटर को यह देखना पड़ेगा कि जितने चालान्स हैं, जितने रिटर्न्स हैं वो प्रॉपरली फाइल हुए हैं या नहीं, और अगर कोई शो कॉज नोटिस और डिमांड नोटिस एंटिटी के लिए अगेंस्ट में आया है तो वो प्रॉपरली उसका जवाब दिया गया है या नहीं। इसके अलावा ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का हमेशा पालन करना पड़ेगा, वो ही शुड रिमेन अलर्ट। अगर उसको कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है और अगर वो सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस है तो पहले उसको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा नॉन कंप्लायंस की रिपोर्ट सीधी अथॉरिटी को भेजनी है। अगर स्टैट्यूट ने कहा कि आपको ये रिपोर्ट अथॉरिटी को भेजनी है तो ऑडिटर को वो रिपोर्ट अथॉरिटी को भेजनी होती है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। इसके बाद हमने देखा कि अगर नॉन कंप्लायंस मिल जाए तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट इट टू मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, और अगर वो नहीं सुधारते हैं तो फिर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 705 में जाकर के वो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे देता है। और अगर गोइंग कंसर्न ही खत्म जैसी बात हो, मटेरियल और परवेसिव हो, तो फिर हम क्या कर देते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं। और अगर हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो हम देखते हैं कि मैटर मटेरियल है क्या और परवेसिव नहीं है तो हम क्वालिफाई डिस्क्लेमर, मतलब छोटा डिस्क्लेमर जिसको हम रिजर्वेशन ऑफ ओपिनियन कहते हैं वो देते हैं, और अगर बहुत ही बड़ा है तो हम क्या देते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दैट वाज ऐसे 250। 260 बहुत छोटा था जिसमें कहा गया था कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, बहुत क्लियरली ड्यूटी दी गई ऑडिटर की। पहली बात तो दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस कौन होते हैं, तो मैंने कहा था दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस आर दोज पर्संस व्हिच आर अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू द एंटिटी एंड दे आर रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल फॉर सच फेल्यूर और सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। ये लोग मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं और मैनेजमेंट को ओवरसी करते हैं। हमने कहा था एक ऑडिटर को
हमेशा क्या करना चाहिए, ड्यूटी है ऑडिटर की दोष शायद विद गवर्नेंस के लिए, जब जब ऑडिटर को ऑडिट के दौरान कोई भी मैटर ऐसा मिलता है जो गवर्नेंस के सिग्निफिकेंस का है, तो ऑडिटर को उसे इमीडिएटली कम्युनिकेट करना चाहिए, टाइमली कम्युनिकेट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड देयर। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए दोस्त शेयर्ड विद गवर्नेंस को। तो हमने देखा था कि देयर आर 4 मैटर्स विच आर टू बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू दोस्त शेयर्ड विद गवर्नेंस। पहला, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। दूसरा, मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तीसरा, ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिट के दौरान ऑडिटर को मिले हैं जिनका कम्युनिकेशन करना जरूरी है ऑडिटर को, वो। और चौथा, एनी अदर मैटर विच ऑडिटर, कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग चाहता है कि ये चीज ऑडिटर को कम्युनिकेशन करना चाहिए दोस्त शायद विद गवर्नेंस को, तो वो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, जब ऑडिट कर रहे हैं आप लिस्टेड एंटिटी का, तो आपको कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स देना होते हैं, और मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑडिटर को देना होंगे किसके सामने, डायरेक्टर्स के सामने। तो ये बोला गया है कि लिस्टेड कंपनी की दशा में ऑडिटर ये डिक्लेयर करेगा कि उसकी ऑडिट टीम और उसकी ऑडिट टीम के सदस्य और साथ में जितनी भी एसोसिएटेड एंटिटीज हैं, उन सब ने मिलकर इंडिपेंडेंस का और अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पालन किया है, और उन सब ने मिलकर ऑडिट की जितनी फीस ली है वो नॉन ऑडिट फंक्शन की फीस से ज्यादा है, ताकि उनकी इंडिपेंडेंस हर्ट ना हो। दैट वाज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसिड 260। देन केम एसिड 265, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त शायद विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। और उसमें हमने सबसे पहले देखा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट वी मीन बाय डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज का मतलब क्या है, तो हमने पढ़ा कि अगर ऑडिटर ऑडिट करने के दौरान ये पाता है दैट द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी इज नॉट एडिक्वेट टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इज एब्सेंट, तो हम कहते हैं दैट देयर इज डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल। हमारी ड्यूटी ये है ऑडिटर की कि ऑडिटर को जैसे ही डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल मिलती है, ऑडिटर को उस डिफिशियंसी को इन राइटिंग मैनेजमेंट को टाइमली कम्युनिकेट करना चाहिए इन फॉर्म ऑफ, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है जिसमें अपन कम्युनिकेट करते हैं, लेटर ऑफ वीकनेस। और लेटर ऑफ वीकनेस की खासियत, सबसे पहली बात, राइटिंग में एड्रेस किसको होगा, मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस को। उसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि गलतियां, खामियां इंटरनल कंट्रोल में क्या है, उन खामियों को सुधारा कैसे जा सकता है, ये भी देखा जाएगा। और उसके बाद एक चीज जो उसमें लिखी जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरनल कंट्रोल मैंने सिर्फ वही चेक किए हैं जो मेरी ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करने के लिए जरूरी थे। मैंने उन सारे इंटरनल कंट्रोल्स को नहीं देखा है, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आपको बोलूं कि आपकी 5 गलतियां और आप मुझे बोलो हमारी तो 6 थी। सो दैट वाज essay 265. Then we came to essay 299, that is called responsibilities of joint auditor. Responsibilities of joint auditor के केस में हमने कहा था कि joint auditors कौन होते हैं, तो हमने कहा था जब 2 या 2 से अधिक फर्मों को हम ऑडिट पर भेजते हैं और वो एक साथ ऑडिट करते हैं और एक साथ ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं दे आर जॉइंट ऑडिटर्स। और जॉइंट ऑडिटर्स के केस में हमने कहा था कि जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉइंटली एंड सेवरली। उसके बाद हमने 2 भाग किए थे कि जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए और सेवरली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए। सबसे पहले हमने देखा था कि ओवरऑल प्लानिंग करने के लिए दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। और ओवरऑल प्लानिंग करते समय अगर कोई चीज छूट गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, सारे जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद हमने कहा था जब ओवरऑल डिवीजन ऑफ वर्क हो जाए तो उसमें क्लाइंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके बाद हमने देखा था कि जब ओवरऑल डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा तो हर ऑडिटर अपने एरिया में जाके प्लानिंग करेगा, प्रोग्रामिंग करेगा, प्रोसीजर लगाएगा, ऑडिट एविडेंस लेगा, वर्किंग पेपर तैयार करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा,
अगर ब्रांच ऑडिटर के वर्क पे रिलाय करना है तो वो करेगा, जो भी उसका इंडिविजुअल काम है वो करेगा, और उसके लिए वो सिर्फ इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर उसके एरिया में काम करते करते उसे कोई डिफिकल्टी आती है और वो लेकर के कहा जाता है जॉइंट ऑडिटर्स की मीटिंग में, और वहां अगर कोई डिसीजन होता है और वो डिसीजन अगर गलत होता है तो उसके लिए जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वो डिसीजन तो सही था, लेकिन इसने यहाँ आके अगर गलत लगा दिया तो ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा। याद आया? उसके बाद हमने कहा था कि कुछ चीजें जो हैं वो जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में बांटी ही नहीं जा सकती। बातें करना बंद करो, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग खत्म हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारी एक बात तो इधर एक स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। जल्दी आ जाओ। इंपॉर्टेंट ये है कि जॉइंट ऑडिटर्स के केस में अब कुछ काम जॉइंट ऑडिटर आपस में नहीं बांट सकते। पहला काम ये देखना कि एफआरएफ फॉलो हुआ कि नहीं। सारे जॉइंट ऑडिटर को जॉइंटली एंड सेवरली देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलोड है या नहीं। सारे जॉइंट ऑडिटर को जॉइंटली देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है। सारे जॉइंट ऑडिटर को जॉइंटली देखना पड़ेगा कि कोई स्टैट्यूट का नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। सारे जॉइंट ऑडिटर्स को यह देखना भी जरूरी है कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। ये काम जॉइंट ऑडिटर में डिवाइड नहीं हो सकते। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने पंजे लगा लगा के बताई थी, और वो ये थी कि हर जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर के काम पर पूरा यकीन करने का अधिकार है जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस ना आए। और दूसरा पंजा ये लगवाया था भैया कि अगर एक जॉइंट ऑडिटर के एरिया में किसी दूसरे जॉइंट ऑडिटर के एरिया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो तो उसे वो इमीडिएटली कम्युनिकेट करे। अगर नहीं करेगा तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, इसकी नहीं। याद आया? और उसके बाद आप सब लोग जानते हो कि जॉइंट ऑडिटर की जो है हमेशा यूजुअली एक ओपिनियन पर आ जाते हैं और एक रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो मेजॉरिटी रूल नहीं लगेगा, और डिसएग्रीड मैटर पर हर जॉइंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दे देगा। लेकिन जिन मैटर पर वो एग्रीड हैं उन सब पर उन्हें एक रिपोर्ट देनी होगी। यहां जाके खत्म होती है आपकी 200 सीरीज। जरा 200 सीरीज के नाम बता, मुझको बता दिए जाए बिना एक मिनट। परसों पेपर की कसम में कोई नीचे नहीं देखेगा। परसों के पेपर की कसम, जल्दी बताओ। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ the independent auditor and conduct of an audit in accordance with the standards on auditing ऐसे 210, agreeing the terms of audit engagement ऐसे 220, quality control in the audit firm in audit of financial statement 230, audit documentation चिल्ला चोट मत मचाओ, नहीं आता है तो चुपचाप बैठो 240, responsibilities of the auditor in relation to fraud in an audit of financial statement 250, consideration of laws and regulation in an audit of financial statement 260, communication to those charged with governance 265, communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management 299, responsibilities of joint auditor. Let's move to another level. ऐसे 300 पर हम आए थे ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? तो हमने कहा सर ऑडिट प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपना ऑडिट को टाइमली और एफिशिएंट मैनर में पूरा करना है। अगर हम ऑडिट को टाइमली और एफिशिएंट मैनर में पूरा करना चाहते हैं तो हमें ऑडिट प्लानिंग करनी चाहिए। क्या ऑडिट प्लानिंग में सिर्फ सीनियर पार्टनर्स को जाना चाहिए? नहीं, जो ऑडिट प्लानिंग होती है उसमें ऑडिट एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। जब भी आप ऑडिट प्लान करते हैं आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? सर सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है। दूसरा देखना पड़ता है कि नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या है, आउटपुट क्या चाहिए। तीसरा देखना पड़ता है कि रिस्क असेसमेंट करके देखना पड़ता है कि
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, फिर ये देखना पड़ता है कि रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क कैसे देना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की तरह, और पांचवी बात ये देखनी होती है कि रिसोर्स का अलोकेशन कैसे किया जाए अमंग्स दी पर्सन्स। इसको हमने कहा था ये ऑडिट प्लानिंग है। इसके बाद हमने कहा था भैया ऑडिट प्लानिंग तो अपनी जगह है, आपको ऐसे 315 में सबसे पहले जाके रिस्क असेसमेंट करना होता है। और बंधुओं अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हूं जिस पे सबका ध्यान चाहूंगा, दैट इज ऑडिट रिस्क, जिसके बिना कल का पेपर शायद अधूरा रहेगा। परसों का पेपर अधूरा रहेगा। आई एम सॉरी, वैसे भी मैं बोल दूंगा तो कौन सा तुम मान लोगे। नाउ ना मेरे को तो बिल्कुल ब्रेक नहीं चाहिए, मैं तो ब्रेक पे ही था अभी तक। पढ़ तो तुम रहे हो, नाउ कम टू द पॉइंट। मैं तो ब्रेक एंजॉय कर रहा हूँ बाबा, कोई पढ़ाना है पढ़ाऊं, चलो पढ़ा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300 एंड 315, जिसमें कहा था आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस। तो हमने सबसे पहले कहा था कि यार ऑडिट रिस्क क्या होती है। तो मैंने कहा था आपको कि ऑडिट रिस्क का मतलब, आप एक काम कीजिए, ऑडिट रिस्क जब मैंने शुरू में पढ़ाया था स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 शुरू करने से पहले पढ़ाया था, जब ओरिजिनली जब पढ़ाया था, वहां जाइए, वहां ऑडिट रिस्क के बारे में जो जो लिखा है उसमें पता चलेगा। मैंने आपको कहा था, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको कहा था ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था रिस्क दैट एन ऑडिटर विल इशू एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पाइट देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को ऑडिट शुरू करने से पहले यह रिस्क फील हो रही है कि हो सकता है दैट, ऑडिटर को ऑडिट शुरू करने से पहले यह रिस्क फील हो रही है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दूं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो। इसका मतलब है कि मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए लेकिन मैंने कौन सा दे दिया, अनक्वालिफाइड, या मुझे एडवर्स देना चाहिए लेकिन मैंने कौन सा दे दिया, क्वालिफाइड। कहीं ऐसा ना हो जाए। तो हमने उससे पूछा कि हे ऑडिटर, तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है कि तुम एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दोगे। तो ऑडिटर का कहना था मुझे दो बातों का डर है, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है और दूसरा डिटेक्शन रिस्क भी ज्यादा है। हमने पूछा हे ऑडिटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, जरा विस्तार से समझाओ। तो उस ऑडिटर ने कहा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब ऑडिट शुरू करने से पहले ही ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, उसे हमने कहा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमने कहा था हे ऑडिटर, तुम्हें ऐसी रिस्क क्यों फील हो रही है। तो उसने कहा था कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क बड़ी ज्यादा है। हमने कहा था महाप्रभु ये समझाओ कि इनहेरेंट रिस्क क्या होती है। तब उसने हमें विस्तार से बताया इनहेरेंट रिस्क क्या होती है। गधों बताओ इनहेरेंट रिस्क क्या होती है, नालायकों। ए नीचे कोई नहीं देखेगा, तुमको मैंने पढ़ाया है। एक वर्ड याद आना चाहिए, ससेप्टिबिलिटी। हाँ, उसके बाद तो पूरी डेफिनेशन याद है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन, और असर्शन में तीन चीजें होती हैं, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। Susceptibility of an assertion about account balance, class of transaction or disclosure towards misstatement which can be either individually material or material in a group, presuming that there is no internal control। बिना internal control के ये सोचना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा असर्शन मिस स्टेट हो जाएगा, इसको हम क्या कहते थे, इनहेरेंट रिस्क। और इस इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमने लगाया इंटरनल कंट्रोल। लेकिन रिस्क दैट एन इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड टाइमली करेक्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट विच मे बी either individually material or material in a group will be treated as control risk as against the inherent risk। और जब inherent risk को control risk से multiply कर दिया जाता है तो बन जाता है risk of material। और इसके बाद ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड करना होता है ताकि वो अपनी डिटेक्शन रिस्क को उस जगह तक ले आए जहां तक ओवरऑल ऑडिट रिस्क मैच हो जाए। ओवरऑल ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। याद आया? अब
इनहेरेंट रिस्क तो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल रिस्क तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन डिटेक्शन रिस्क तो हमारे हाथ में है। लेकिन पहले हमने डिटेक्शन रिस्क की डेफिनेशन तो पढ़ी नहीं। सो डिटेक्शन रिस्क का मतलब है a risk that audit procedure may fail to detect a material misstatement. Those audit procedures which have been performed by the auditor reduce his audit risk to an acceptably low level. Auditor ने अपनी audit risk को acceptably low level तक ले जाने के लिए जितनी भी audit procedure लगाई, अगर उन audit procedures के कारण लगने के बावजूद अगर material misstatement छूट जाता है auditor के पकड़ में आने से, तो इस risk को हम क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क। आपको याद है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होनी चाहिए। जितना ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा उतनी कम आपको डिटेक्शन रिस्क रखनी पड़ेगी। और मेरे बंधु बांधवों, जरा जल्दी से बताओ कि अगर डिटेक्शन रिस्क को कम रखना है तो ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा। यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर कम है तो आपकी डिटेक्शन रिस्क हाई भी हो सकती है, और अगर आप डिटेक्शन रिस्क को हाई रखते हो ना, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे। आपको मालूम है हाई मल्टीप्लाइड बाय हाई इज इक्वल टू हाईएस्ट मल्टीप्लाइड बाय लोएस्ट इज इक्वल टू मीडियम। याद आया? गुड। इसको कहा था हमने ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन जो वो पूछ लेते हैं स्टैंडर्ड ऑन राइटिंग 315 में, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस। तो मैंने, आपको याद होगा, मैंने कहा था मन से लिखो, और आपने मन से लिखा था, और उसके बाद मैंने उसको मैच करवाया था किससे? ऑडिटिंग से, स्टैंडर्ड से। तो मैंने आपको बताया था कि देखो, तुमने लिखा है कि सबसे पहले हम एंटिटी का लीगल स्टेटस देखेंगे, उसके बाद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, बायलॉज देखेंगे, पार्टनरशिप डीड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से स्टैट्यूट इस एंटिटी को गवर्न करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या किस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी इंडस्ट्री के रेशोज क्या है, उसके बाद हम यहाँ देखने जाएंगे कि इसको सब्सटेंशियली फाइनेंस किसने किया है, इसकी होल्डिंग कौन है, इसकी सब्सिडरी कौन है, इसके एसोसिएट कौन है, इसमें इन्वेस्टर कौन है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है, और इसके बाद देखेंगे कि इसने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रखी है, उसके बाद देखेंगे कि इसने कौन कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट लगा रखे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इसने एफआरएफ कौन सा फॉलो कर रखा है। इतनी बातें जब हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। इसके बाद हमसे बोला गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल बाबू। तो हमने कहा इंटरनल कंट्रोल तो बहुत सिंपल सी चीज है, इट इज अ सिस्टम और इट इज अ प्रोसेस बाय मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजमेंट इंश्योर करता है ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर के लिए रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, adherence to the laws and regulation and safeguarding of assets। इन चार ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो भी कंट्रोल मैनेजमेंट लगाता है हम उसे इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि क्या इंटरनल कंट्रोल लगा देने भर से हमेशा की छुट्टी हो जाती है फ्रॉड एंड एरर की। हमने कहा नहीं, इंटरनल कंट्रोल की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। पहली इनहेरेंट लिमिटेशन इंटरनल कंट्रोल की ये है कि वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए बना हुआ नहीं होता। दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन इंटरनल कंट्रोल की ये है कि क्या भूल गए, ह्यूमन पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर जो है इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन बनता है। तीसरी इनहेरेंट लिमिटेशन है कॉल्यूजन ऑफ द पर्सन्स। हमने तो लोगों को काम बांटा लेकिन वो सारे मिलकर इकट्ठे हो गए। चौथी बात अब्यूजिंग द अथॉरिटी। जिसने इंटरनल कंट्रोल बनाया वही उस इंटरनल कंट्रोल को अब्यूज कर रहा है।
पांचवी बात, अगर आप अपनी प्रोसेस में कोई चेंज कर देते हो, अगर आप कोई प्रोसेस में चेंज कर देते हो तो इंटरनल कंट्रोल में अपने आप चेंज नहीं हो पाता. दैट इज दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसके कारण इंटरनल कंट्रोल होते हुए भी सारे फ्रॉड्स एंड एरर को आप नहीं पकड़ सकते. इसके बाद हमने कहा इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने की मेथड्स क्या हैं, तो हमको बताया गया 3 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं. पहला, नरेटिव डिस्क्रिप्शन. आप इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करो और उस पर एक निबंध लिख दो. दूसरा, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर. आप क्वेश्चनर बनाओ और सारे एम्प्लॉइज को बांट दो एंटिटी के, वो उसे भरकर आप तक पहुंचा दें. तीसरा, चेकलिस्ट. अपने एम्प्लॉइज को क्वेश्चनर बनाकर दो, वो उसे फिलअप करके आए, दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट. और चौथा, फ्लो चार्ट के रूप में भी आप रख सकते हो. छोटी से छोटी एंटिटी हो, बड़ी से बड़ी एंटिटी हो, सबको इंटरनल कंट्रोल लगाना जरूरी है. हाँ, लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, ये देखते हुए कि जो ऑनर है वही कहाँ बैठा है कंट्रोलिंग पोजीशन पे, तो वहां कम इंटरनल कंट्रोल चल सकता है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल तो हर जगह लगाना पड़ता है. इसके बाद हम आए थे ऐसे 320 पर, जिसका नाम था ऑडिट मटेरियलिटी. और हमने कहा था मटेरियलिटी का मतलब होता है एन आइटम और इंफॉर्मेशन विल सेड टू बी मटेरियल इफ मिस स्टेटमेंट ऑफ विच कैन इन्फ्लुएंस यूजर्स डिसीजन. अगर इसका मिस स्टेटमेंट हो जाए तो यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाएगा. इसे हम कहते हैं क्या? मटेरियलिटी. फिर हमने कहा था कि मटेरियलिटी 2 तरीके से डिफाइन होती है, क्वांटिटेटिवली मटेरियल एंड क्वालिटेटिवली मटेरियल. क्वांटिटेटिवली मटेरियल का मतलब 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख. और क्वालिटेटिवली मटेरियल का मतलब होता है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. अगर डायरेक्टर को लोन दे दिया किसी पब्लिक कंपनी ने, तो भले ही 5,000 का हो, लेकिन वो क्वालिटेटिवली मटेरियल है. इसके बाद हमने कहा था ऑडिटर को देखना चाहिए कि मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क में इनवर्स रिलेशनशिप बन जाए. जो आइटम जितना ज्यादा मटेरियल है उसके लिए ऑडिटर को उतने ज्यादा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए, ताकि उसकी ऑडिट रिस्क थोड़ी कम हो जाए. उसके बाद हमने कहा था कि मटेरियलिटी लेवल हमको कब कब देखना पड़ता है. जब हम ऑडिट शुरू करते हैं तब हम मटेरियलिटी लेवल देखते हैं, प्लानिंग करते टाइम. जब हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं तब हमको जो गलतियां मिलती हैं वहां हम मटेरियलिटी लेवल देखते हैं. उसके बाद जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं वहां भी हम मटेरियलिटी लेवल देखते हैं. इसलिए कहा जाता है कि मटेरियलिटी इज ऑल परवेसिव ड्यूरिंग द ऑडिट. इसके बाद हम आए थे ऐसे 330 तो अपन ने ऑडिट रिस्क में कवर कर लिया. उसके बाद हम आए थे ऐसे 402 पर, ऑडिट कंसिडरेशन व्हाइल यू आर यूजिंग एन एंटिटी, व्हाइल द एंटिटी इज यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आपको कहा था कि कई एंटिटीज अपने कुछ फंक्शंस को आउटसोर्स कर देती हैं. जब वो अपने फंक्शन को आउटसोर्स कर देती हैं तो ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर को सबसे पहले जाकर नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेना चाहिए. उसके बाद ऑडिटर को देखना चाहिए कौन सा फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है. जो फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है ऑडिटर को तुरंत देखना चाहिए कि उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किन किन आइटम्स पर इफेक्ट आएगा. उसके बाद ऑडिटर को देखना चाहिए कि फंक्शन किसको आउटसोर्स किया गया है, उसका कॉम्पिटेंस क्या है, उसने जो मैनुअल दिया हुआ है वो क्या है, उसने जो प्रोसीजर दी हुई है वो क्या है, वो जो इंटरनल कंट्रोल लगाता है वो क्या है. और जब एंटिटी अपने यहां से डॉक्यूमेंट्स उसको देती है और वहां से वापस आते हैं, उसके ऊपर एंटिटी ने क्या कंट्रोल लगा रखे हैं. लेकिन अब इस ऑडिटर को जरूरत होती है ये देखने की कि जो एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर कंट्रोल लगा रही है या नहीं. उसका एक तरीका इंस्टीट्यूट ने निकाला कि वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसी को बोल दिया जाता है कि तुम अपने सिस्टम्स का ऑडिट करवा लो. और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर होता है वो 2 टाइप की रिपोर्ट देता है, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 1 रिपोर्ट में वो 3 चीजें देता है कि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन है और इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है. लेकिन वो वहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाता. जबकि टाइप 2 रिपोर्ट में ये तीनों चीजों के साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी होता है. दैट इज योर 400 सीरीज. देन कम्स SA 500 सीरीज.